जिंदगी लंबी हो ना हो, अच्छी होना जरूरी है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही बेहतर। लेकिन जिंदगी अच्छी होगी कैसे, क्योंकि यहाँ तो कदम कदम पर दुश्वारियां हैं। पर क्या आपने कभी महसूस किया कि कठिनाइयां ही जिंदगी को बेहतर बनाती हैं और जिंदगी जीने की कला भी सिखाती है। एक बात तो आप गांठ बांधकर रख लीजिए, शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। इसलिए दिल खोलकर मुस्कुराइए और औरों को भी मुस्कुराने की वजह बनिए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। बिल्कुल, हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय, राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर होगी हमारी पैनी नजर। और बात होगी आपके काम की। आपकी पसंदीदा सेगमेंट न्यूज यू कैन यूज में देंगे आपको जानकारी बच्चों के लिए नए ट्रैफिक नियम क्या हैं, और साथ ही बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी, और जानेंगे आज से जुड़ी खास शख्सियत के बारे में। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे तक मेरे और अमृता के साथ। तो पराक्रम, शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं राष्ट्रीय सुर्खियां क्या हैं आज। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाणे और दिवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनें राष्ट्र को करेंगे समर्पित। ये रेलवे लाइन लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और इसमें 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 बड़े पुल, 21 छोटे पुल हैं। पंजाब को नए दृष्टिकोण और नई सोच वाली सरकार की जरूरत है। अबोहर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर बनाने के लिए फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने अनाज की रिकॉर्ड खरीदी की है। पंजाब को आज एक ऐसी सरकार चाहिए जिसकी प्रेरणा राष्ट्रभक्ति हो, जिसकी प्रेरणा पंजाब का विकास हो। बीजेपी पूरे समर्पित भाव से पंजाब के लोगों के सामने पंजाब की सुरक्षा का संकल्प लेकर, पंजाब के विकास का संकल्प लेकर के आई है। डबल इंजन की सरकार कैसे पंजाब को तेज गति से आगे बढ़ाती है। आप देखिए, देश के इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत, केंद्र की नीतियों पर मनमोहन सिंह ने उठाए सवाल। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की जनसभा, मणिपुर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा। हाइड्रोजन उत्पादन लागत को कम करने के लिए कई रियायतें दी गई हैं। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में इसके जरिए मदद मिलेगी। हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जारी रहेगा 75% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। हरियाणा सरकार को इससे बड़ी राहत मिली। संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही में व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंता जताई। बिहार विधानसभा में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों ने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील उन्होंने की, और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र भारत की पुरातन संस्कृति का हिस्सा और बिहार इसकी जन्मस्थली है, ये बात अपने संबोधन में कही। जनप्रतिनिधियों की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर सदन की मर्यादा रखें, सदन हमारे अधिकतम चर्चा संवाद के केंद्र बने, और चर्चा संवाद से जो मंथन निकले, जो विचार निकले, उससे हम एक अपेक्षित परिणाम लाकर देश और प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकें। आज शाम दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला है।
कोलकाता में 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच। पहले मैच में 6 विकेट से जीता था भारत। और अब नजर डाल लेते हैं राज्यों में क्या कुछ है खास। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। यूपी बिहार के बयान का मामला है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए आज समझाने का प्रचार। 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान। पंजाब में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा, रविदास यूपी के थे तो क्या पंजाब से निकाल दोगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का दावा, 51,000 से जीत रहे हैं भगवंत मान। इसके जवाब में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, 51,000 बार झूठ बोल चुके हैं केजरीवाल। हरियाणा सरकार ने फसल खराब के मुआवजे के लिए जारी किए 561.11 करोड़। भारी बारिश, जलभराव और कीट हमलों से हुआ था नुकसान। झारखंड सरकार के डीजीपी के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 421 नए मामले, 2 लोगों की मौत। कश्मीर के बारामूला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, 23 ग्रेनेड भी बरामद हुए। गुपकार की बैठक 26 को श्रीनगर में होगी। पहले 23 को थी बैठक प्रस्तावित। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कारोबार को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों नेता वर्चुअल बैठक में इस करार पर हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 6 दिवसीय यात्रा जर्मनी और फ्रांस के लिए रवाना होंगे। जर्मनी में विदेश मंत्री म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री जर्मनी के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच भारत की तरफ से बयान दिया गया है। भारत ने कहा है कि सभी पक्षों को सोच समझकर कदम उठाने चाहिए और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक तरीके से इसके हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। ये बयान भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दिया है। दुनिया में रूस और यूक्रेन को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको मॉस्को में मिलेंगे। हालांकि ये बताया गया है कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच यूरोपीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी, लेकिन यूक्रेन से अपनी सेना को बेलारूस में स्थानांतरित करने के बाद रूस के हमले की संभावनाओं से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हुई G20 समूह के वित्त मंत्रियों और प्रमुख बैंकों के गवर्नर्स की बैठक में हिस्सा लिया। पहले सत्र में वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और मुद्रास्फीति, आपूर्ति में व्यवधान और कोरोना वायरस के नए रूपों सहित उनके जोखिमों पर बात की। आज होगा बैठक का समापन। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। तो आज राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति और उद्योग पर स्थायी समिति की बैठक आयोजित होगी। लोकसभा की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इसके अलावा जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की बैठक भी आज होनी है। दुनिया में धरती पर कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में भारत में मिली एक दुर्लभ मकड़ी की। गुजरात के अभयारण्य में मिली इस मकड़ी का नाम एक कवि के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल, क्यों किया गया है ऐसा, ये जानने के लिए पराक्रम अपने दर्शकों को हम ये रिपोर्ट दिखाएंगे। अपने आप में बेहद दिलचस्प है ये मामला, आप देखिए इसे।
गुजरात के गिरनार वन्य जीव अभयारण्य से एक दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी मिली है। इसका नाम 15वीं सदी के महान संत कवि नरसिंह मेहता के नाम पर रखा गया है। इस मकड़ी की खोज भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ की एक छात्रा ने की है। दुनिया में अगर हम देखें तो वर्ल्ड स्पाइडर कैटलॉग जो है उसमें 49,000 से भी ज़्यादा मकड़ियाँ जो है उसमें लिस्टेड है। और हमें यहाँ पर जो नई मकड़ी मिली है उसका नाम हमने रखा है पाल्पीमेनस नरसिंह मेहताई। 2017 में प्रकाशित शोध पत्र के मुताबिक स्पाइडर्स ऑफ गुजरात अ प्रिलिमिनरी चेकलिस्ट में 159 प्रजातियों के तहत मकड़ियों के कुल 40 परिवार हैं। मकड़ियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है अर्थ पर, सारे एनिमल्स की तरह उसके भी अपनी एक अलग से रोल है इकोसिस्टम में। सो वो जो है वो जो छोटे छोटे कीटक होते हैं उसका जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल करती है, उसको खाकर। मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ का हिस्सा है। इसका शरीर 2 भागों में बटा होता है, जिसमें एक भाग शिरोवक्ष और दूसरा भाग उदर कहलाता है। दुनिया भर में मकड़ियों की लगभग 39,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। इनके पेट में एक थैली होती है जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ मौजूद रहा है। मकड़ियाँ इसी पदार्थ से जाल बुनती हैं। और पराक्रम, अब वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक्स पे जाने से पहले हम अपने दर्शकों को एक बेहतरीन चीज़ है वो दिखाएंगे। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि क्या हम अपने दर्शकों को आज दिखाने वाले हैं। जो चीज़ है वो दरअसल हमारे सैनिकों की बहादुरी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये चीज़ सैनिकों की बहादुरी से जुड़ी हुई है। और हम ये देखते हैं अमृता कि अक्सर जब हमारे देश के सैनिक सीमा पर सुरक्षा करते हैं हमारे देश की बर्फीली वादियों के बीच में, और हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी वो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, यानी कि 0 से नीचे का तापमान भी हमारे बहादुर सैनिकों को उनके कर्तव्य से डिगा नहीं सकता। बिल्कुल, ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों पर गश्त करते भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की गर्व करा देने वाली इन तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। श्रीमान अमाई महालिंगा नाइक, उन्होंने खेती में ऐसे इनोवेशन किए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। पढ़ाई के बाद जब मैं फ्री हुआ कॉलेज से, तो मैंने सोचा कि पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ किया जाए। केरल की केसी रेखा भारत की पहली फिशिंग विमेन है। मैंने जो कार्य किया है संसदीय क्षेत्र में, उसके बारे में हर साल एक बुक निकालता हूँ और लोगों के बीच में रखता हूँ। ये काम मैंने किया है, ये कार्य मैंने किया है। जैसे कि केंद्र सरकार की ये योजना, केंद्र सरकार का जो फंड एलोकेट होता है वो किस लिए यूज़ किया, राज्य सरकार की से कई सारी योजना हम लाते, उस बारे में। और जो कार्य होता है बुक में लोगों तक उसके फोटो, पूरी तरह से उसकी जानकारी लोगों के बीच रखता हूँ। करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, उनको ना हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। न आपके ऑपरेशन के अधिकार की बांध को खोलना, उसमें किसका कितना शेयर होगा, किसका कितना हिस्सा होगा, किस राज्य को उससे बनने वाली कितनी बिजली मिलेगी, किस राज्य का बिजली पर अधिकार होगा, हम कहीं उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहते, हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। न ऑपरेशन और मेंटेनेंस के आपके अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते। संसद संवाद में इस बार देखिए, संसद में हुई बांध सुरक्षा विधेयक पर चर्चा। शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर।
Why is international law so important? And what is India's contribution? India shows an extraordinary example of adhering to the norms of international law. India has been party to number of multilateral treaties. India has been faithfully executing all its international obligations. During 60 years of existing, ALCO play a critical role and can be a platform or think tank for the Asian African countries. And also the decision of the ICJ or the judgment of ICJ is very important because it creates a source of international law. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पराक्रम, अब उस सेगमेंट की बात जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को बेसब्री से रहता है, अपने इतिहास को जानने का। बिल्कुल, एक नजर डालते हैं कि 18 फरवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में किन घटनाओं के साथ दर्ज है। 18 फरवरी 1930 को खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। इससे पहले प्लूटो के होने की संभावना वैज्ञानिक पर्सिवल लोबेल ने जताई थी। उस समय इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया था। हालांकि 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों के नियमों के आधार पर इसे अमान्य करार दिया था। यह ग्रह भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है। आकार में प्लूटो पृथ्वी के चांद से भी छोटा है और सूर्य की परिक्रमा 248 पृथ्वी वर्ष में करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप प्लूटो पर रहते हैं तो आपको अपना जन्मदिन मनाने के लिए 248 पृथ्वी वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। प्लूटो का एक दिन धरती के 6.5 दिनों के बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी की जितनी दूरी है उसके मुकाबले प्लूटो 40 गुना ज्यादा दूर है। इस बौने उपग्रह के साथ 5 चंद्रमा हैं। सबसे बड़े चंद्रमा का नाम केरन है। केरन प्लूटो के आकार से आधा है। प्लूटो के अन्य चंद्रमा केरेबेरोस, स्टिक्स, निक्स और हाइड्रा हैं। 18 फरवरी वर्ष 2014 को लोकसभा ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना विधेयक पारित किया था। राज्यसभा ने 20 फरवरी 2014 को ये विधेयक पारित किया। तेलंगाना बिल को 1 मार्च 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 2 जून 2014 को भारत गणराज्य के राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। और इतिहास के बाद बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट न्यूज यू कैन यूज की, यानी कि एक ऐसी खबर जो आपके काम की है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अमृता, शायद आप समझ पा रही होंगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वैसे हमारे देश में मैं एक सवाल अमृता आपसे करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मौतें किस वजह से होती है भारत में? बिल्कुल, आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब यह है कि सड़क दुर्घटना से। बिल्कुल सही कहा अमृता। सड़क पर लापरवाही किसी के घर का चिराग बुझा सकती है। हर साल सड़क दुर्घटना में कई बच्चों को जान गंवानी पड़ती है और ये सुनने को भी मिलता है कि हेलमेट पहना होता काश तो जान बच सकती थी। बिल्कुल, अगर सावधानी बरती जाए तो कई बच्चों की जान बच सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब बच्चों के लिए नए ट्रैफिक नियम जारी किए हैं, जिसमें 2 व्हीलर वाहनों में बच्चों को हेलमेट पहनना और हार्नेस बेल्ट अनिवार्य होगा। दोपहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2 व्हीलर चालकों के लिए नए ट्रैफिक नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब 9 महीने से 4 साल तक के उम्र के बच्चों को 2 व्हीलर पर ले जाने के लिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। 4 साल तक के बच्चों को पीछे की सीट पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इन नए नियमों के अनुसार नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अब अनिवार्य होगा। आइए जानते हैं क्या होती है हार्नेस बेल्ट। हार्नेस बेल्ट बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक एडजस्टेबल बेल्ट होता है। एडजस्टेबल होने से 1 से 5 साल का बच्चा इसे पहन सकता है। ये 2 पट्टियों के साथ आता है जो 2 व्हीलर राइडर से जुड़ा रहता है। इससे बच्चा 2 व्हीलर से नहीं गिरेगा। नए नियम के अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का वाटरप्रूफ कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किलोग्राम भार उठाने की क्षमता होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इन नियमों के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है।
तो बिल्कुल पराक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन नियमों का पालन करें और केंद्र सरकार ने जो नए ट्रैफिक रूल्स लागू किए हैं उसका हर हाल में पालन होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को जब हम 2 व्हीलर पे लेकर बाहर निकलते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चा हेलमेट पहना रहे और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। और अमृता, हम कई बार एक ऐसी चीजें हम देखते हैं कि जो बच्चे रहते हैं उन्हें बड़ा क्रेज होता है गाड़ी चलाने का, और शुरुआत वो 2 व्हीलर से ही करते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में चाबी लेकर के बच्चे गाड़ी लेकर के निकलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें समझाएं कि ये उनकी जान को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएं, खुद भी उनका पालन करें और उनसे भी कराएं। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं कला संस्कृति, क्योंकि हमारा जो देश है वो इतनी विविधता से परिपूर्ण है और कला शैलियों से समृद्ध देश है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की तारकशी हस्तशिल्प कला एक खूबसूरत काष्ठ कला है। ये कला अब वहां की महिलाओं के रोजगार का जरिया भी बन रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं तारकशी अद्भुत कला के बारे में और इससे जुड़े कलाकारों की जुबानी। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला तारकशी हस्तशिल्प का गढ़ है। इस अद्भुत कला में शीशम की लकड़ी पर पीतल के तारों से की गई कारीगरी से उकेरी गई आकृतियां मानो जीवंत हो उठती हैं। और ये कला यहाँ रोजी का मजबूत जरिया भी है, यानी इस कला के तमाम खरीदार भी हैं और प्रशंसक भी। यहाँ कई परिवार तो तारकशी से कई पुश्तों से जुड़े हुए हैं। इस कला को सिर्फ कुशल कारीगरों द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें पहले कागज से लकड़ी के टुकड़े पर डिजाइन को उकेरा जाता है, फिर उस डिजाइन में पीतल, तांबे या चांदी के तार हथौड़ों की मदद से जड़े जाते हैं। तार के जरिए लकड़ी पे अलग अलग आकृतियाँ, अलग अलग डिजाइन बनाना ही तारकशी मतलब कहलाता है। अभी हम लोग काम करते हैं पेंटिंग्स पे, मतलब जो पेंटिंग्स बनती हैं अलग अलग, अभी गॉड मतलब भगवानों की या अलग अलग मतलब कोई सीनरी है, कोई डिजाइन है, उस पे हम तार से अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग करते हैं। ये सीखने के लिए आई हूँ यहाँ पे और मुझे मतलब काफ़ी हेल्प भी मिल रही है और मैं ये सब करके बहुत खुश भी हूँ और आर्थिक भी सपोर्ट मिल रहा है। ये शानदार उद्यम कहीं आगे जा सकता है अगर इन महिलाओं को सरकारी मदद मुहैया कराई जाए। उत्पादों की बिक्री और प्रसार इस मदद के मूल में है। जब ODOP आया उससे थोड़ा वो प्रॉब्लम कम हुआ है। जैसे एग्जीबिशन हमें और मिलने लगे हैं, हमें जो क्राफ्ट मेले होते हैं वो और मिलने लगे हैं। उसके बाद से सेल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, पर अभी भी और जरूरत है। तारकशी की अद्भुत कला का इस्तेमाल दरवाजों के पैनल, ट्रे और लैंप, संदूक, मेज और फूलदान जैसी सजावटी वस्तुओं में भी होता है। तो अमृता, आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को बयां करती हुई ये तस्वीर हमने देखी जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से भी मजबूत बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और अब वक्त है अपने दर्शकों को ये बताने का कि संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 9 बजे देखिए बदलाव के नायक और 9:30 बजे कैबिनेट दिस वीक। सुबह 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास, और शाम को 7 बजे आप समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस संसद टीवी पर देख सकते हैं मुद्दा आपका में। शाम 7:30 बजे आप देखिए आपके सांसद श्रीरंग अप्पा बादने, और रात 8 बजे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों का खास बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज, और 9 बजे डिप्लोमेटिक डिस्पैच। साथ ही 9:30 बजे देखिए इंग्लिश डिबेट शो पर्सपेक्टिव। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार।